क्या केयर टेकर सेटअप आता है और उसके गिवन टाइम 3 मंथ्स के बाद 90 डेज़ के बाद क्या इलेक्शन वाकई पाकिस्तान में हो जाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक में मैं बात करूंगा वो इस वक्त का रीसेंट मोस्ट डिस्कस टॉपिक है, तोशा खाना। तोशा खाना और इसका लिंक इमरान खान के केस के साथ क्या है। अगर इसका मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको देता चलूँ तो इलेक्शन एक्ट 2017 उसका सेक्शन है 137, वो क्या कहता है कि हर हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो सेनेट का है, चाहे नेशनल असम्बली का है या पीपी प्रोविंशियल असम्बली का है, वो पाबंद है कि 31 दिसंबर से पहले पहले प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के गोशवारे जमा कराए। उसमें उसने क्या खरीदो फरोख्त किया या सारी ये बहस। अब खान साहब के केस का इसके साथ क्या लिंक है। खान साहब की गवर्नमेंट आती है अगस्त 2018 के अंदर गालबन, और उसके बाद प्रोसीडिंग जो फाइनेंशियल ईयर है उसके कोई 3 से 4 माह थे। 31 दिसंबर से पहले गोशवारे जमा कराने थे। बिल्कुल कोई भी जो भी तहाइफ तोशा खाना के जरिए या तोशा खाना में लिए गए उसका कोई जिक्र नहीं आता उन गोशवारों के अंदर। उसके बाद अगली डिले डेट आती है कि अगले साल की फाइनेंशियल डेट आ जाती है 2020, 31 दिसंबर दोबारा दोबारा गोशवारे जमा कराए गए, लेकिन अगेन किसी किस्म का जिक्र ना किया गया। बेशक वो 20% फीस दे के जो तोशा खाना की वो दे के लिए गए या फ्री ऑफ कॉस्ट लिए गए, उनका कोई जिक्र नहीं आ जाता। सेम गोज फॉर 2021 के लिए ये सारे गिफ्ट जो तोशा खाना से लिए गए, चाहे 20% की रकम अदा करके या फ्री ऑफ कॉस्ट, इनको सालाना जो गोशवारों में डिक्लेयर कर दिया जाना था वो डिक्लेयर नहीं किया गया। अब इसी भी का इस सब मामले में क्या रोल आ जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास स्पेशल जुरिस्डिक्शन है जो उसे ये ताकत देती है कि जो करप्ट प्रैक्टिस में इन्वॉल्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स या गवर्नमेंट से इन्फ्लिक्टेड जो लोग हैं उनके खिलाफ उनको डिस्क्वालीफाई कर सकती है। डिस्क्वालीफाई फॉर अ टर्म हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक टेन्योर 2020 को चल रहा है और 2022 को एंड होना है, जो 2021 में डिस्क्वालीफाई होने वाला बंदा है वो 2020 में 22 में इन्वोक हो सकता है। ये फॉर अ टर्म है, ये डिस्क्वालिफिकेशन। लेकिन जो कन्विक्शन है, कन्विक्शन क्या है, सजा। अब कन्विक्शन के लिए इनके पास स्पेशल जुरिस्डिक्शन में पावर नहीं आती, लेकिन वो सेशन जज को एक कंप्लेन देंगे, इस्तखासा देंगे, ताकि वो इस पे एक प्रॉपर ट्रायल चला के कन्विक्ट करे एक बंदे को। कन्विक्शन की एग्जांपल आ जाती है 2016 से 17 के अराउंड एक पीरियड के अंदर फेक डिग्री स्कैंडल एक आया, जिसके अंदर ईसीपी ने इस्तखासा डिस्क्वालीफाई करने के बाद एक इस्तखासा कंप्लेन दायर की सेशन जज की अदालत में, और उसके बाद वो डी सीट पे वो ये सारा प्रोसीजर। अब इसके बाद अगर मैं जिक्र करूं 62(1)(f का, फैसल वाडा साहब का केस था, वो डिस्क्वालीफाई हुए उसके अंदर और कन्विक्ट हुए थे। नवाज शरीफ का केस और इमरान खान साहब का केस किस तरह रिजेंबल हो सकता है और फ्रेम हो सकता है 62(1)(f के तहत, उसको अगर मैं नवाज शरीफ साहब का केस 62(1)(f के तहत इमरान खान के तोशा खाना केस में कैसे रिजेंबलेंस रखता है और कैसे वो सेम उसी तरीके से फ्रेम आउट हो सकते हैं, इसको अगर मैं जिक्र करूं तो पनामा पेपर्स के अंदर नवाज शरीफ साहब जो वो कन्विक्ट हुए, और कन्विक्शन के बाद जब वो रिवीजन में गए तो पाकिस्तान का बेसिकली लॉ ये कहता है कि अगर किसी बंदे को लाइफ टाइम आपने डिस्क्वालीफाई करना है या डी सीट करना है तो वो एक हक रखते हैं, प्रॉपर ट्रायल के चैनल के तहत इस बात का सारा फैसला होगा कि वो लाइफ टाइम हुए हैं डिस्क्वालीफाई। तो इस केस में जब नवाज शरीफ साहब गए अपने डिस्क्वालिफिकेशन को लेके, जो लाइफ टाइम थी उसको लेके जब गए रिवीजन में, तो कोर्ट ने यही कहा कि ये डिस्प्यूटेड फैक्ट नहीं था, आपने कोर्ट के सामने एक्सेप्ट किया कि आपने अपने बेटे से तनख्वाह ली, तो डिस्प्यूटेड फैक्ट नहीं था, आपने एक्सेप्ट किया। अब यही चीज़ इमरान खान साहब ने डिनाई नहीं किया, इमरान खान साहब ने ये बात एक्सेप्ट की है कि उन्होंने वो तहाइफ लिए, लेकिन गोशवारों में उनका जिक्र नहीं है। तो ये थी सारी रिजेंबलेंस के कैसे 62(1)(f जो है वो फॉल कर सकता है इमरान खान साहब के केस में, और ये सारी रिजेंबलेंस थी। इसके बाद अगर मैं जिक्र करूं कुछ रिसेंट होने वाली डेवलपमेंट्स के बारे में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हुमायूं दिलावर साहब के कोर्ट में हुई, वकला गालम गलोच हुए, शटअप कॉल्स हुई दोनों तरफ से। उसके बाद अदम एतमाद वकला ने दायर की जज साहब के खिलाफ, और उन्होंने भी वकला के खिलाफ कंप्लेन दायर की एफआईए में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। दोनों तरफ से वाइस वर्सा यही मामलात हो रहे हैं। तो ट्रांसफरी की भी एप्लीकेशन जा चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला और टीम का ये मानना है कि
वो उनका ये कहना है कि दिलावर जो साहब हैं, हुमायूं दिलावर साहब, इन्होंने अपनी फेसबुक, जो उनका पर्सनल फेसबुक अकाउंट है, उससे कुछ पोस्टिंग करते रहे इमरान खान के खिलाफ। और बेसिकली वो ये ग्राउंड्स देना चाहते हैं कि ये बाइस्ड है। जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, जो ट्रायल कोर्ट है तोशा खाना का केस सुन रहा है, उनकी जुरिस्डिक्शन भी एक क्वेश्चन मार्क थी पीटीआई को वकला की तरफ से। तो ड्यूरिंग दैट टाइम उनकी ये मांग थी कि स्टे लिया जाए इस पे जब तक कि ये फैसला ना हो जाए कि जुरिस्डिक्शन है भी इनकी या नहीं इस केस को सुनने की। तो उस टाइम के दौरान भी बड़ा स्पीडी ट्रायल चलता रहा है, एक एक दो दिन की तारीख में या एक दिन में दो दो बार भी सुनवाइयाँ होती रही। तो इस सारे प्रोसीजर के अंदर इस वक्त सेक्शन 342 सीआरपीसी जो स्टेटमेंट के रिगार्डिंग है कि जब कोर्ट एक्यूज्ड बंदे को कुछ क्वेश्चंस दे देता है कि इसके आंसर्स आप करें एक्यूज बंदे को, तो उस मराहिल में पहुंचा हुआ है वो केस। ये फाइनल मराहिल है किसी भी केस को सुनाई कि इसके बाद क्या होगा, आर्गूमेंट्स होंगे दोनों तरफ से और बेसिकली जज अपना फैसला सुनाएगा। तो एक 35 क्वेश्चंस का एक समरी उन्होंने दे दिया इमरान खान को, जिसका उन्होंने जवाब देना है। तो ये इन मराहिल के अंदर है। तो इसमें क्या फैसला करता है कोर्ट की, क्या जज साहब बाइस्ड हैं, ट्रांसफ़र होना चाहिए नहीं, उसके अलावा बुशरा बीबी का भी उन्होंने, जो उनका भी कोर्ट के अंदर केस चल रहा है उसकी भी, तो कानूनी और इखलाकी तौर पर क्या उन जज साहब को इस केस के रिगार्डिंग फैसला देना चाहिए? क्योंकि रिसेंटली पास्ट के अंदर ऐसा हुआ है कि एक अरेस्ट हुआ इस्लामाबाद की टेरिटरी के अंदर से, जो वैसे इलीगल था या लीगल था वो एक अलग डिबेट है, लेकिन वो पुलिस को करना चाहिए था या रेंजर्स को करना चाहिए था, इसने एक अलग डिबेट छेड़ी। तो दोबारा उसी तरह क्या इस तरह का एक फैसला दिलाकर एक और नई डिबेट या कोई झड़प पैदा करने की कोशिश की जाएगी? एक जज साहब जिनके तौर तरीके, बेशक वो ट्रायल के रिगार्डिंग हो, उसका स्पीडी ट्रायल हो, या उनकी आउट ऑफ कोर्ट एक्टिविटीज़ हों, या उनका बिहेवियर हो, वो शो करा रहा है कि बाइस्ड है सब कुछ और जज साहब बाइस्ड हैं। तो क्या उनसे ये फैसला की सुनवाई होनी चाहिए? ये फैसला हो तो जाता है और कानूनी उसकी एक्सेप्टेंस भी होगी, लेकिन क्या अवाम उस फैसले को मंजूर करेगी? और आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल जो आजकल जिसका बड़ा जिक्र है कि इलेक्शंस कब होंगे, क्या केयर टेकर सेटअप आता है और उसके गिवन टाइम 3 मंथ्स के बाद, 90 डेज़ के बाद क्या इलेक्शन वाकई पाकिस्तान में हो जाएंगे? तो ये एक ऐसा कंफ्यूज्ड क्वेश्चन है जिसका शायद जवाब तो किसी के पास नहीं है, कोई बड़ी क्लैरिटी के साथ इसका जवाब नहीं दे सकता। लेकिन रिसेंटली कुछ डेवलपमेंट्स हुई, इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स प्रपोज की गई इत्तेहादियों और गवर्नमेंट की तरफ से। जो अमेंडमेंट्स प्रपोज की गई हैं वो बेसिकली जो इंटरिम गवर्नमेंट आएगी, निगरान वजीर आजम साहब आएंगे और उनका जो सेटअप आएगा उसको एक उनकी पावर के अंदर बढ़ाव दिया गया है, एग्जैजरेट उसे किया गया है कि वो इंटरनेशनल सेटअप्स जो हैं, इंटरनेशनल अदारे जो हैं जो पाकिस्तान से किसी किस्म की मीटिंग करेंगे या मुशावरत, जैसे IMF की एक डील्स होती हैं, तो उसके अंदर वो अपना उसकी पावर में को एग्जैजरेशन दी गई है कि वो उस डील को का हिस्सा बन के फैसले कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा क्लू है इस बारे में कि क्या इलेक्शंस इस 3 महीने के सेटअप के बाद हो रहे हैं या नहीं। शायद ये अमेंडमेंट्स इसी बात के लिए हैं कि किस तरीके से निगरान सेटअप को भी एक बढ़ावा दिया जाए, और जिस तरह प्रोविंशियल गवर्नमेंट में हुआ कि वो 3 महीने का सेटअप ऑलमोस्ट कोई 7वें 8वें या 9वें महीने तक पहुंचा हुआ है। तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ एक व्यूअर का किरदार अदा कर रही है, ना उनके पास कोई इख्तियार है कि वो किसी किस्म के बिल को अपोज कर सकें, ना किसी किस्म को निगलेक्ट कर सकें या अप्रूव कर सकें। ये सब कुछ उन्होंने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी कब, जब वो असम्बलियों से वॉकआउट कर गए। अब इत्तेहादियों और गवर्नमेंट के पास एक सीधा रास्ता और पाथ मौजूद है कि वो किसी किस्म का भी बिल अप्रूव करवा सकते हैं, बजाय इसके कि वो बाद में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाए। तो ये थी सारी वो डिस्कशन। अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करिएगा, और अगर किसी भी बात से कोई बंदा ऑफेंड हुआ हो या किसी की तस्लील हुई हो या किसी को बुरा लगा हो तो दिल से माजरत ख्वाएं, एक दूसरे का ख्याल रखें, खुश रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।